In the electrolysis of water, why is the volume of gas collected over one electrode double that of the other electrode? कह रहा है जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वन इलेक्ट्रोड पे जो गैस कलेक्ट हो रहे हैं अदर इलेक्ट्रोड की अपेक्षा में, उस गैस का वॉल्यूम क्या है? जस्ट डबल। हाँ, कारण क्या है इसका? ना भाई, नहीं नहीं नहीं, तुम सही बोल रहे हो लेकिन रास्ता भटक गए हो। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑफ वाटर पहले देखो क्या होता है, उसके बाद कैसे समझेंगे कि एक इलेक्ट्रोड पर जो गैस कलेक्ट हो रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या है? डबल हो जाता है अदर इलेक्ट्रोड पे जो गैस कलेक्ट हो रहे हैं उसके अपेक्षा में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब होते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैसा हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोसेस क्या कहलाया? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में H2O को हम एक इलेक्ट्रिक चैम्बर में रख करके करंट पास करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं H2 प्लस O2 में। अब होता है क्या कि दो इलेक्ट्रोड है, एक क्या है? एनोड है पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या है? कैथोड है नेगेटिव चार्ज। और दोनों इलेक्ट्रोड को डिप्ड आउट किए हुए हैं वाटर में हम लोग। जो ही इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो H2O मॉलिक्यूल टूट गया, टूट करके किस में कन्वर्ट हो गया? आयोनाइज हो गए 2H प्लस O माइनस 2 में। O माइनस 2 किधर इंटरैक्ट होगा? पॉजिटिव चार्ज के तरफ। तो O माइनस 2 और H प्लस 2 निगेटिव चार्ज के प्लस, तो 2H है ना, 2H प्लस। चूँकि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन को जब आप बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2H2O H2 प्लस O2। तो ये कितना मोल में प्रोडक्ट है? 2 मोल है, और ये कितना मोल में है? 1 मोल में है। तो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिट होंगे और एक इलेक्ट्रोड पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिपॉजिट होंगे। तो रीज़न क्या है इसका? यही पूछ रहा है। रीज़न क्या है कि एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस कलेक्ट हो रहे हैं उसका वॉल्यूम डबल हो गया। तो आप क्या कहेंगे? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, the electrolysis of water produces hydrogen and oxygen gas, and to balance this equation, in such process 2 mole of H2 gas released from cathode। H2 गैस किधर से रिलीज कर रहे हैं? और एनोड से क्या रिलीज कर रहा है? O2 गैस। तो O2 गैस कितने मोल में है? H2 गैस। कारण क्या है इसका? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ रहा है ना? किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करके राइट करते हैं ताकि दोनों तरफ मास इक्वल अमाउंट में आवे। इस कारण से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और जब बैलेंस करते हैं इक्वेशन को तो हम देखते हैं एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस आ रहे हैं उसका वॉल्यूम दूसरे इलेक्ट्रोड पे जो गैस जमा हो रहे हैं उसके अपेक्षा में वॉल्यूम क्या हो गया? डबल हो गया। कोई दिक्कत समझने में? और भी क्वेश्चन? यस, और भी क्वेश्चन नंबर 10। गिव वन यूज ऑफ क्विक लाइम। देखो, क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम होते हैं। तो वन यूज क्विक लाइम का क्या है? डेंटल सेगमेंट में क्विक लाइम का बहुत बड़ा यूज होता है। डेंटल सेगमेंट में किसी का दांत टूट गया, दांत झड़ गया, तो उसको आर्टिफिशियल टीथ जो लगाए जाते हैं वो किसका बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनता है। आर्टिफिशियल टीथ किसका बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिलता है।
क्लियर। और साथ ही साथ पुटिंग के सेंस में ये जैसे कि आपको खुरदरा है ना वाल, इसको स्मूथ बनाने के लिए क्या किया गया, क्विक लाइम का पेस्ट को इस पे रगड़ दिया गया, तो खुरदरा था तो क्या हो गया, स्मूथ हो गया। तो आप क्या कहेंगे, इनका दो यूज में, पहला यूज डेंटल सेगमेंट में है और सेकंड यूज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के फॉर्म में। और बोलिए, क्या कह रहा है कि जो गैस रिलीज कर रहा है HCl जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जो गैस रिलीज कर रहा है उस गैस का टेस्ट क्या है, कैसे हम जांचेंगे वो गैस कौन सा है। तो देखो, जो ही हम एक चैम्बर लेते हैं बीकर, और इस बीकर में हम जिंक मेटल को डाल दिए, Zn मेटल है, ऊपर से हम HCl एसिड को डाल रहे हैं, क्लियर। तो जो ही HCl एसिड डाले तो ही एक बबल्स ऑफ गैस रिलीज किए। दिस गैस इज नोन एज बबल्स ऑफ H2 गैस। H2 गैस रिलीज कर रहे हैं। मैकेनिज्म क्या है, Zn प्लस HCl क्या बना, ZnCl2 प्लस H2 गैस। कौन सा गैस रिलीज कर रहा है। अब इसी गैस का आपको टेस्ट करना है, जांच करके दिखाना है कि H2 गैस रिलीज हो रहा है। तो H2 गैस जो होते हैं ये किस नेचर के होते हैं, इन्फ्लामेबल नेचर के होते हैं, ज्वलनशील नेचर के होते हैं। तो दिस इज़ द बबल्स ऑफ H2 गैस। जो ही बबल्स ऑफ H2 गैस के पास हम माचिस का तिल्ली डालते हैं, ये जो होते हैं बर्न्स, ये गैस क्या होता है, जलने लगता है। बर्न्स विथ कैरेक्टरिस्टिक साउंड, एक्सप्लोसिव साउंड known as pop sound. This is the characteristic of hydrogen gas to burn to produce explosive sound. This sound is known as pop sound. कोई दिक्कत है इसको समझने में? और क्वेश्चन है, प्रॉब्लम? देखो क्वेश्चन को बनाओ और भी क्लियर। और इस क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, इक्का दुक्का प्रॉब्लम ही आएगा, क्योंकि सारे पॉइंट को हम लोग पढ़ा चुके हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रिवीजन कर रहे हैं। इस चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसको समझ लीजिए। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक पॉइंट आता है एक्सचेंज ऑफ आयन। हम एक्सचेंज ऑफ आयन को यहाँ पे ये भी कहते हैं इंटरैक्शन ऑफ अपोजिट आयन के नाम से जानते हैं। मैकेनिज्म तो यही बताता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि आयन एक दूसरे के पोजीशन पे जाते हैं तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन मैकेनिज्म क्या बताता है इसमें, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कई तरह के होते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अंतर क्या है, किसे कहते हैं? पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखिए। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहली बात कि रिएक्शन जब भी होंगे तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होंगे, क्लियर। डबल डिस्प्लेसमेंट में जो रिएक्शन होंगे दो मॉलिक्यूल के बीच में प्लस मॉलिक्यूल होंगे। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कौन कौन सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक तरफ एलिमेंट होंगे, दूसरी तरफ मॉलिक्यूल होंगे। यानी डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में होगा, जिसमें एलिमेंट जो होंगे ये मोर रिएक्टिव होंगे
और मॉलिक्यूल में जो एक एलिमेंट होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे। जैसे Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl, जिंक और हाइड्रोजन में आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखाई गई थी। आप बताइए जिंक और हाइड्रोजन में मोर रिएक्टिव कौन है? तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो क्या बना? ZnCl2 प्लस H2 गैस बन गई। अब यहाँ पर ZnCl2 प्लस H2 गैस जो बना, ये जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है? तो इस जगह पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो रिएक्शन कहलाएगा, कैसा कहलाएगा? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहेंगे? वह रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है कि रिएक्शन जब भी होंगे तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बीच में होंगे। तीसरा है कि ये रिएक्शन का नेचर क्या है? एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? तो ये जो रिएक्शन होंगे ऑलवेज एक्सोथर्मिक नेचर के होंगे। हम लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डिस्प्लेसमेंट किसके किसके बीच होगा? हाँ, नहीं, पहले सबसे पहला पॉइंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीटेड बिटवीन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स participate in this reaction। तीसरा, नेचर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएंगे। ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब जो एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं वो एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, उसको देखना है। तो यहाँ पे कौन डिस्प्लेस हो रहा है? सो दैट इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे हम? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर रहेगा Mg प्लस H2CO3, किसको रिलीज करेगा Mg? Mg इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। देन क्या बना? MgCO3 प्लस क्या बना? H2 गैस। जैसे Ca प्लस H2SO4 क्या बना? CaSO4 प्लस H2। सारे के सारे इक्वेशन में क्या देख रहे हैं? मेटल डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो दैट हम इस इक्वेशन को किस नाम से जानेंगे? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। सॉरी, नॉन मेटल डिस्प्लेस कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। अगर रहे Na प्लस MgCl2 तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। जब दोनों को हिट कर दिया तो मैं सोडियम किसको डिस्प्लेस कर दिया? तो क्या बना? MgCl2 प्लस Na। सिमिलरली Mg प्लस CuSO4। Mg इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो Mg किसको डिस्प्लेस करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो क्या बनेगा? MgSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? तो क्या कहलाएगा? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट में मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। कोई दिक्कत है? अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है
मैकेनिज्म में इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयन पहला होना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होना। तीसरा नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो ये भी एक्सोथर्मिक नेचर के रिएक्शन होंगे। तो एक्सचेंज ऑफ आयन जैसे कि आपको बताया गया था कि CuCl2 प्लस MgSO4 हीट कर रहे हैं हम लोग। तो देखो कॉपर किसको डिस्प्लेस किया? तो मैग्नीशियम किस पोजीशन पे आ गया? तो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो क्या बना? CuSO4 प्लस MgCl2। एक है BaCl2 प्लस Na2SO4। Ba किसको डिस्प्लेस करेगा? सोडियम को। तो सोडियम Ba के पोजीशन पे आ जाएंगे। तो क्या बनेंगे? BaSO4 प्लस 2NaCl। तो एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ कि नहीं? +2 माइनस -2 +2 माइनस +2 -2 +2 एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैकेनिज़्म क्या कह रहा है? पहले इस चीज़ को देखिए कि एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे हो रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया इस रिएक्शन का? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। लेकिन मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स जो हैं अपोजिट आयन में आयोनाइज होते हैं। मॉलिक्यूल्स are ionized into opposite ions। जब आयोनाइज हो गए अपोजिट आयन में तो उसके बाद अपोजिट आयन के बीच में क्या होंगे? इंटरैक्शन होगा। इंटरैक्शन बिटवीन अपोजिट आयन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। चौथा पॉइंट क्या है? इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेस क्या होंगे? एलिमेंट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल होंगे? मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। और लास्ट आपका नेचर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ रिएक्शन जो होंगे इनका एक्सोथर्मिक होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है? CuCl2 प्लस MgSO4 क्या बना? CuSO4 प्लस MgCl2। एक्चुअली में सबसे पहले क्या हुआ कि दोनों मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए। Cu टूट करके Cu+2 में और Cl माइनस में डिसोसिएट हो गया। MgSO4 टूट करके Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस में डिसोसिएट हो गया। अब अपोजिट आयन के बीच में क्या होगा? इंटरैक्शन होगा। ये कॉपर किधर जाएगा? SO4 के तरफ। तो क्या बना दिया? CuSO4 MgCl2 के तरफ जाएंगे तो क्या बना दिया? MgCl2। तो हम इस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन तो देख रहे हैं, साथ ही साथ इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या हुआ? मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गया। और जब आयोनाइज हो गया तो अपोजिट आयन के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। तो फिर मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है कि नहीं? दिस इज़ द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि एक्सचेंज ऑफ आयन का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव को एक्सचेंज करता है क्या? एक दूसरे को रिपल्स करता है ना। तो रिपल्सन की संभावना है या नहीं? दोनों के बीच में रिपल्सन है या नहीं है? ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेगा कि नहीं करेगा?
तो एक तरफ रिपल्सन हो रहा है, दूसरे तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। पहली घटना क्या है, जो पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्शन में वो आयोनाइज हो जा रहे हैं अपोजिट आयन में। आफ्टर देन अपोजिट आयन का इंटरेक्शन होता है, तब परफेक्ट मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है। कोई दिक्कत समझने में? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी से इसमें जो पॉइंट नोट करना है पॉइंट नोट करो फटाफट 2 मिनट में। वैसे ही लिखाया गया है आप लोगों को। क्या दें? अब देखो क्वेश्चन है कि टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टर क्या है? सबसे पहले ये देखना है कि हमने क्या किया। कैल्शियम ऑक्साइड लिया, दिस इज क्विकलाइम, और इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने स्लैग्ड लाइम। इस इंग्रेडिएंट का वाइट वाश में प्रयोग कर लिए हम लोग। अब देखो इस टैंक में कैल्शियम ऑक्साइड डाल करके हम ऊपर से वाटर डालते हैं। क्लियर? कुछ ही देर के बाद देखते हैं क्या सॉल्यूशन ऐसा हो जाता है जिसमें ये जो डॉट डॉट पार्टिकल्स हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पार्टिकल्स है। क्लियर? कुछ ही देर के बाद ये जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये नीचे की ओर सस्पेंडेड हो गए और ये जो हुए लिक्विड आ गया। इस लिक्विड को बोला गया लाइम वाटर बोला, और इसको बोला लाइम पेस्ट। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम पेस्ट। और वाटर किसका है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? लाइम वाटर। अब हमने क्या किया, इस लाइम वाटर को एक चेम्बर में कलेक्ट कर लिया। लाइम वाटर, इसका कलर कैसा है? डल वाइट। डल वाइट का मतलब क्या है? वाइट का हल्का छाग इसमें आ रहा है, एकदम वाइट नहीं है ये, हल्की सी वाइट का। एट ए ग्लांस देखने से लग रहा है कि हल्की फल्की कलर इसका लाइट है, उसको कहते हैं डल वाइट के नाम से जानते हैं। अब हम क्या किए, एक चैम्बर के माध्यम से इसके अंदर में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किए। जो ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किए, डल वाइट टर्न्स इनटू मिल्की वाइट, या नहीं तो ब्राइट वाइट। समझ में आ गई ना? किसके कारण से इसका कलर चेंज किया? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट टर्न्स द कलर ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की वाइट। तो दिक्कत समझने में? चलिए नेक्स्ट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं टॉपिक, वो कहलाएगा कोरिजन प्रोसेस। कोरिजन रस्टिंग में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है, उस पॉइंट को ध्यान, क्या लिखना था क्या इसको? कोरिजन कैसा प्रोसेस है? तो ये सरफेस फेनोमेनन occurs on the surface of metals।
एक्चुअली इस प्रोसेस में क्या होता है, ए कंपाउंड, ए लेयर ऑफ कंपाउंड इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के ऊपर क्या बन जाता है, एक कंपाउंड का लेयर डेवलप कर जाता है। तो लेयर ऑफ कंपाउंड्स आर डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स नेचुरली। क्या हम लोग कराते हैं या नेचर में खुद ब खुद ये घटना घटती है? नेचुरली ये घटना घट रही है। और इस घटना में क्या होता है, द रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। द रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ the surface of metal is completely destroyed। और जो सरफेस होता है वो कोराइड करता है। कोराइड का मतलब सरफेस ऑफ मेटल्स कोराइड। कोराइड का मतलब होता है डिकम्पोजिशन होना, विघटन होना। तो जो कंपाउंड सरफेस के ऊपर जम बन रहे हैं वो कंपाउंड सरफेस को छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? तो मास ऑफ द आर्टिकल डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? जैसे लोहा है, लोहा में जंग लग गया, लोहा का वज़न हमने तौल लिया और कुछ दिन के बाद इसको छत पे रख देते हैं जहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन, मॉइस्चर ऑक्सीजन दोनों मिले। इसमें रस्ट लगेंगे। रस्ट लगने के बाद क्या कीजिए, पहले इसको तौल करके रख दीजिए, माप करके, मेजरमेंट करके मास इसका 4-5 दिन 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद क्या कीजिए, इसमें रस्ट लग जाएगा, उस रस्ट को ऐसे ऐसे करके झाड़ दीजिए, फिर इसको आप वज़न कीजिए। तो वज़न इसका घटेगा कि नहीं घटेगा? यानी कि जो लेयर डेवलप होता है नेचुरली सरफेस के ऊपर, वो लेयर क्या होता है, कोराइड कर जाता है। कोराइड का मतलब डिकम्पोज हो जाना, हट जाना, विघटन होना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब ये जो होते हैं हम लोगों का किस किस के ऊपर पढ़ना है, तो सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक्चुअली में क्या होता है, जंग लगने की घटना किस में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आयरन में है। तो कोरिजन में बहुत सारे एलिमेंट का कोरिजन पढ़ना है, लेकिन क्या सारे एलिमेंट में जंग लग रहे हैं क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस में लगेंगे जंग? आयरन में लगेंगे। तो आयरन का जो सरफेस एरिया है वो अनबैलेंस फोर्स को फिल करता है। अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर को अपने तरफ इंटरैक्ट करता है और क्या बना देता है, Fe2O3.XH2O। इसी को क्या बोला गया, रस्ट या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के नाम से जाना गया। अब जब एक बार रस्ट बन गया तो वो रस्ट एक कंपाउंड के फॉर्म में आ रहा है। ये सरफेस मेटल का जो आयरन का जो मेटल सरफेस है उसको ये छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बन गया तो इससे हट जाएगा ना, कोराइड कर जाएगा ना। इसी कारण से तो कोरिजन बोला गया इसको। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इस कोरिजन का स्पेशल नेम क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, चूँकि जंग लगने की क्रिया सिर्फ और सिर्फ आयरन में होते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन पूछा जाएगा, आप क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? वो दिक्कत समझने में इसमें कंप्लीट है आप लोगों का रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कैसे करेंगे हम लोग, प्रिवेंशन, रोकथाम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑयल, ग्रीस, पेंट्स, ये सब चीज़, वार्निशेज, ये सब को इस आयरन आर्टिकल के ऊपर हम लगा देंगे। तो वो तो बाद की घटना है। पहले लोकल ट्रीटमेंट में क्या करें हम, समझ में आ रही है ना? वो सब प्रोसेस तो आएंगे ही, स्पेशल नाम से भी जानेंगे उसको हम। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस लोहे में आप ऑयल लगा दीजिए।
ग्रीस लगा दीजिए, पेंट वार्निश, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर आ गया ना इसके ऊपर। वो जो है सो किसे प्रिवेंट करेगा, सरफेस को, वाटर और मॉइस्चर और एयर से इसको प्रिवेंट करेगा। तो तब तक बचा हुआ रहेगा, रस्टिंग नहीं होगा जब तक इसके ऊपर वो लेयर ऑयल ग्रीस का रहेगा। सेकंड कहलाता है गैल्वेनाइजेशन, जो आपने बोला। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, अरे यार गैल्वेनाइजेशन में जिंक का लेते हैं, सीयू काहे के ले लेंगे। जिंक मेटल को मेल्ट कर दिया जाता है, पिघला दिया गया, मेल्टेड जिंक आ गया। अब उस मेल्टेड जिंक में हमने क्या किया, इस आयरन आर्टिकल को डिप्ड आउट कर दिया, अंदर में डाल करके निकाल लिया, तो इसके ऊपर एक जिंक का लेयर आ गया। अब इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना गया। क्लियर। तीसरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग प्रोसेस। एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर, अल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, नॉन रस्टिंग लेयर होता है, उसमें रस्ट नहीं लगते अल्युमिनियम ऑक्साइड में। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर इसके ऊपर डेवलप कर दिया गया, तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया, एनोडाइजिंग प्रोसेस। तो पहला तो ऑयल ग्रीस पेंट वार्निश का यूज करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग। दूसरा क्या कहलाया, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तीसरा क्या कहलाया, एनोडाइजिंग प्रोसेस। चौथा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसमें हम लोग स्ट्रॉन्शियम एलिमेंट को हम फॉयल ऑफ स्ट्रॉन्शियम एलिमेंट, फॉयल का मतलब पत्थर, एकदम पतला पत्थर जो है, इलेक्ट्रिकली इसके ऊपर हमने मेड़ दिया, तो प्रोटेक्ट कर लिया ना एक्सटर्नल केमिकल से। वो जो लेयर है जो मेड़ दिया, तो रस्टिंग को प्रिवेंट करेगा कि नहीं करेगा, कोई दिक्कत है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। रस्टिंग के अलावे क्या बात है जी, ये लड़का क्या दोनों को बात है, हाँ कौन कॉपी ले रहा है, सब फालतू का बात करो, करना बंद करो। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, एल्युमिनियम का रस्टिंग या कोरिजन, क्या कहेंगे हम, एल्युमिनियम में रस्टिंग कहेंगे या कोरिजन कहेंगे। हाँ, रस्ट कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को। एल्युमिनियम मेटल काफ़ी शाइन करते हैं, जैसे मार्केट से खरीद कर लाते हैं, घर में आप उसका यूज करते हैं खाना बनाने में। तो बनाते बनाते एक समय ऐसा आता है कि उसकी चमक जो है सो फीकी पड़ती गई और एक ब्लैक कलर का लेयर उसके ऊपर डेवलप होना शुरू हो गया। और एक बार जो ब्लैक लेयर वो डेवलप हो गया, तो फिर दोबारा उस पर ब्लैक लेयर तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक कि वो लेयर उसके ऊपर रहेगा। वो लेयर हटेगा तब ना फिर नया लेयर बनेगा वो, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर कहलाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर। वो एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट भी कर रहा है कि भैया आप निश्चिंत रहिए, अब आपके ऊपर कोई ख़तरा नहीं है, हम आ गए, बन गए। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे डेवलप किया, तो आपको पिक्चराइज करके लास्ट क्लास में बताया गया था जब नोट्स लिखाया गया था। तो एल्युमिनियम मेटल बनाए थे, सरफेस का जो एल्युमिनियम एटम है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अपनी तरफ इंटरेक्ट किया, और क्या किया, एल्युमिनियम सरफेस एटम है ये, और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर डेवलप कर दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस लेयर को कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये प्रोटेक्ट कर रहा है एल्युमिनियम मेटल के सरफेस को। एक बार डेवलप कर गया ना, अब रस्टिंग के जैसा नहीं है कि एक रस्ट बन गया फिर नीचे क्रिया नहीं होगा, उसके लेयर में फिर रस्ट बनना दोबारा शुरू हो जाएगा जब वाटर और मॉइस्चर का कांटेक्ट होगा। लेकिन ये जो लेयर है प्रोटेक्ट कर दिया, अब इसको ऑक्सीजन का संपर्क लेयर को अब होने वाला नहीं है, सो दैट प्रोटेक्टिव लेयर कहलाया। दूसरा ये कैसा लेयर है, तो नॉन रस्टिंग लेयर है, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। कोई दिक्कत समझने में रस्टिंग ऑफ कोरिजन इन एल्युमिनियम में,
अब कोरिजन इन कॉपर, तो कॉपर जो होते हैं, कॉपर सरफेस एटम मेटल का, अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड का एक लेयर बना दिया। एक्चुअली में होता क्या है कि ज़्यादातर बुक में आप देखिएगा, जूनियर सेक्शन के बुक में देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको कॉपर ऑक्साइड की ही चर्चा करेगा, लेकिन हायर क्लासेज में जब जाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड ही सिर्फ नहीं बनते हैं। कॉपर ऑक्साइड वेरी सेंसिटिव टुवार्ड्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का जो लेयर बना वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बना देता है? कॉपर कार्बोनेट का निर्माण किया। कुछ कॉपर ऑक्साइड मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया, और ये तीनों का तीनों लेयर जब आपस में मिल गए, गठबंधन बना लिए, तो एक स्टोन का फॉर्मेशन कर दिया, स्टोनी ग्रुप कंपाउंड का, पत्थर के जैसा। समझ में आ रहा है ना? एनीवे, लेकिन इसका कंबाइनिंग कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है ये। तो क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर मेटल के ऊपर ग्रीन कलर डेवलप हो जाते हैं, ये क्या है भाई, कैसा मैकेनिज़्म है? तो आप क्या कहेंगे कि कॉपर के ऊपर में, कॉपर मेटल के सरफेस एटम जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। ये कॉपर मेटल है। सरफेस का एटम जो है किस में कन्वर्ट हो गया? ये जो मेटल का बीच का मेटल का पोर्शन है, ये जो लेयर बना, सबसे पहले कौन सा लेयर बना? दिस इज कॉपर ऑक्साइड। सम ऑफ द कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट, and some of the copper oxide reacts with moisture to form copper hydroxide। और इसका कलर कैसा होता है? सो ग्रीन कलर कंपाउंड इज डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर मेटल इन कोरिजन प्रोसेस। कोई दिक्कत समझने में? अब आते हैं मैग्नीशियम का कोरिजन। हम लोग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का स्टडी करते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का स्टडी करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले सैंड पेपर से हम उसको रब क्यों कर देते हैं? ताकि वो सही ढंग से जले। और दूसरा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले होल्डर से पकड़ करके अपने फेस से डिस्टेंस बना करके इसको जलाते हैं। उस लाइट को क्या नाम दिया गया? डेजलिंग लाइट। और डेजलिंग लाइट ब्राइट लाइट कहलाता है। इतना ब्राइट है कि आपके आंखों की रोशनी को भी वो डैमेज करने की क्षमता उसमें है। तो यहाँ पर देखिए कोरिजन ऑफ इन मैग्नीशियम। अगर ऑप्शन में रहे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पूछेगा आपसे कि मैग्नीशियम मेटल के ऊपर कोरिजन प्रोसेस के माध्यम से किस कंपाउंड का डेवलप होता है? ऑप्शन है यहाँ पे। तो ऑप्शन किस पे मारिएगा आप? ए पे मारेंगे आप, इस पे नहीं देंगे आप, क्योंकि प्राइमरी लेयर किसका होता है? सेकेंडरी लेयर ये सब है। अगर ऑप्शन में रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी में रहेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, सी में रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, किसमें आप टिक करेंगे? ऑप्शन ए में डालेंगे आप। क्लियर? चूँकि आप देखें यहाँ पे कोरिजन जब मैग्नीशियम का होता है तो मैग्नीशियम का लेयर है। सबसे पहले मैग्नीशियम सरफेस एटम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड
मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मेन लेयर किसका बना इसके ऊपर? ऑक्साइड का बना। तो हम क्या करेंगे, ऑक्साइड को डालेंगे, ठीक ना। खोलो तो उसको, खुलने वाला है जी खिड़की उड़की, खोलो, एकदम पैक है, एकदम सफोकेशन का फीलिंग हो रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा, चलो इतना ही से बहुत राहत मिलेगा। कोई दिक्कत है ये मैग्नीशियम में? तो मैग्नीशियम में कौन सा लेयर जमता है, बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अब प्रश्न उठता है क्या कि सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं इसको? तो सैंड पेपर से रब करने का रीज़न क्या है कि इस लेयर को हटा देना। ये लेयर जब हट जाएगा, ये कैसा लेयर कहलाता है? स्टोनी लेयर। आपको अभी जस्ट बताया गया है कि ये कंपाउंड एकदम स्टोनी कंपाउंड बनाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, ये स्टोन जैसा कंपाउंड हो जाता है। तो इस लेयर को हटाने के लिए सैंड पेपर से हमने इसका यूज किया। लेयर को हटा देने के बाद ये स्टोन वाला जैसा कंपाउंड जो है वो हट गया। अब हम जलावेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। अगर लेयर के साथ हम जलावेंगे तो लेयर, जो मजबूत लेयर बने हुए हैं, वो लेयर हीट की उपस्थिति में डिकम्पोज करेंगे, टूटेंगे वो लेयर, और टूट करके वो आपके शरीर के ऊपर पड़ सकता है, वो फेस के ऊपर पड़ सकता है, आपके फेस को, शरीर को वो जला सकता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सो दैट हम क्या करेंगे, उसको सैंड पेपर से रब करके हटा देंगे। अब है क्या कि उसको होल्डर से पकड़ करके डिस्टेंस लगा करके क्यों हम उसको जलाते हैं? तो जो ही जलावेंगे तो ब्राइट लाइट निकलेगा। उस ब्राइट लाइट को क्या नाम दिया गया? डेजलिंग लाइट के नाम से जाना जाता है। और इतना ब्राइट लाइट है कि अगर वो आप उसको देखेंगे तो आपकी आँखों की रोशनी डैमेज हो सकते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के तरफ, सनलाइट के तरफ, आप सूर्य को आप आँख से ऐसे देखिए और देखने के बाद तुरंत वहाँ से उधर से आँख हटा करके दूसरे तरफ देखिए, आपको अंधेरा छा जाएगा। सेम सिम्टम इसमें होता है, यानी कि आपके आँखों की रोशनी को डैमेज करने की क्षमता भी इसमें है। कोई दिक्कत है कोरिजन में? सिल्वर में कोरिजन होगा तो सिल्वर का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक। क्या होगा? एटमॉस्फेयर में जो H2S हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड हैं, सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर दिया, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। और हम गोल्ड के ऊपर भी हाइड्रोजन सल्फाइड, एटमॉस्फेयर में ये गैस है, और रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? ऑरम सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज किए, और इनका भी कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। कोई दिक्कत है रिवीजन कोरिजन में? तुमको बुआ क्लियर हो गया तुम्हारा? अब क्या बचा है तुम्हारा? रेंसिडिटी बचा है और दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लासेज में